नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। एक बार पुनः मैं आपका मित्र दोस्त भाई होस्ट आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता में। और आज से हम लोग डेली रूटीन के नए नए जो केसेज आते हैं, जो नए नए वर्डिक्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, उसके साथ साथ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की भी चर्चा करेंगे। और जिसमें आज हम लोग जुड़े हुए हैं पहले केस में इस सीरीज के साथ, इस लैंडमार्क केस सीरीज के साथ, जिसमें पहला केस आज हम लोग चर्चा करेंगे ए.के. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि 1950 का मामला था। यानी कि संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950 में। और ये पहला केस था जो कि 19 मई 1950 को इसका फाइनल डिसीजन हुआ था। ये डिस्पोज ऑफ हुआ था मामला सुप्रीम कोर्ट से। यानी कि 4 महीने बाद, पूरा 4 महीना भी नहीं हुआ था, उसके अंदर ही ये मामला आया और ये मामला जो है डिसाइड हुआ। यानी कि मामला पहले से चल रहा था। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की फर्दर अपडेट्स सीधे आप तक पहुंचती रहें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बैकग्राउंड के रूप में जान लेते हैं कि ए.के. गोपालन कौन थे और मामला क्या था। तो देखिए, ए.के. गोपालन जो है वो मद्रास में एक कम्युनिस्ट लीडर थे। कम्युनिस्ट के नेता थे और कांग्रेस से इनकी बनती नहीं थी। हमेशा इनके वैचारिक मतभेद हुआ करते थे। ये हमेशा कांग्रेस के विरोध में अपने वक्तव्य रखा करते थे, हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि 1947 से जब देश आज़ाद हुआ, तभी से लेकर के इनको लगातार किसी न किसी ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत, जो सामान्य क्रिमिनल लॉ होते हैं आईपीसी के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत, इन्हें जेल के अंदर निरुद्ध किया जाता था। और जैसे ही एक बार सज़ा समाप्त होने होती, जैसे मान लीजिए एक बार इनको निरुद्ध किया गया, उसके लिए 3 महीने की सज़ा थी। जैसे ही 3 महीने की सज़ा समाप्त होती थी, उसके होने के पहले कोई और दूसरा मामला उनके ऊपर थोप दिया जाता था। और उस थोपने के बाद 3 महीने सजा या 6 महीने सजा और एक्सटेंड कर दी जाती थी। ऐसे ऐसे करते करते 1950 आ गया। और 1950 में एक बार फिर से इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत इनको निरुद्ध किया गया। और उसके बाद फिर जब इनको निरुद्ध किया गया तो फिर इनके दिमाग में खलबली मची, क्योंकि उस समय फिर जो है संविधान भी जो है आ गया था, इन्फोर्स हो गया था 1950 में। तो जब संविधान आ गया था, तो चूंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे भाग संविधान के 26 नवंबर 1949 को ही भारत में लागू हो गए थे। संविधान का पूरा भाग भले ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हो। तो ऐसे में जो फंडामेंटल राइट्स थे, इसके बारे में काफ़ी जानकारी हो गई थी लोगों को। तो इनके दिमाग में भी खलबली मची। तो इन्होंने अपने वकील से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अब इसमें किस प्रकार से इससे निजात पाई जाए। तो उन्होंने इसके लिए कोर्ट में अपना एक अपील दायर किया इस निरुद्ध के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि किस किस एक्ट के अंतर्गत उन्हें जो है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान के कौन कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत। और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की सेक्शन जो 14 है, और जिसे कि अब हालांकि चेंज कर दिया गया, उस समय नहीं चेंज किया गया था। उस समय अथॉरिटीज़ को ये अधिकार था कि वो अपने हिसाब से किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकती हैं और उनके निरुद्ध के पीरियड को अपने आप ही बढ़ाए जा सकती हैं। ये उसके पास अधिकार दिया गया था, उसको चैलेंज किया गया था। और उसको चैलेंज करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 1950 में आपको पता है लागू हुआ था, उसके आर्टिकल 13, 19 से 22 और 32, ये इनके अंतर्गत वार्ता प्रारंभ की गई। और 32 के अंतर्गत एक रिट ऑफ मैंडमस इशू करने की बात की गई कि क्यों ना अधिकारियों को ये आदेशित निर्देशित किया जाए कि वो ए.के. गोपालन को रिहा करें, कि आखिर क्या, और उसके बाद उनको कारण बताएं कि किस कारण उनको लगातार इतने दिनों से निरुद्ध रखा गया है ए.के. गोपालन जी को। तो इसलिए था। तो आइए पूरा मामला समझते हैं। आइए देखते हैं किसमें क्या था। सबसे पहले द सेक्शन 8, 7, 10, 11, 12, 13 एंड 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए बात की गई कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप फंडामेंटल राइट्स का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 12 पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 में आप उसमें दिखाया जाता है कि कौन स्टेट है, हु इज स्टेट। स्टेट का मतलब वो कि जो विधि बना सकता है, स्टेट वो जो विधि बना सकता है, यानी कि वो सोवरेन पावर है, वो सोवरेन पावर फंक्शन करता है और अपने उस परिक्षेत्र के लिए वो विधि बना सकता है। तो उसकी व्याख्या की गई है। और 13 में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर की बात की गई है। वेवर का मतलब होता है अभित्यजन का सिद्धांत होता है, और एक्लिप्स का मतलब होता है आच्छादन का सिद्धांत। तो
इसमें ये बात की गई कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की धारा 14 है, क्या वो जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लास 5 में जो एक स्वतंत्रता दी गई है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में भारत का कोई भी नागरिक जो है अबाध भ्रमण कर सकता है, अबाध संचरण की स्वतंत्रता दी गई है 1915 में, उसको साथ ही साथ 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, वो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, आर्टिकल 21 अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसमें यह प्रश्न उठा कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अमेरिका का, जो अमेरिका के संविधान में एक बात आती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो क्या जो इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है, क्या वो अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से मिलता है? इसमें लॉ की जो परिभाषा है वो क्या है और वो है या नहीं है, और साथ ही साथ अगर नहीं है तो फिर इसकी व्याख्या कीजिए कि इसका क्या मतलब होता है। उसकी व्याख्या यहाँ पर जजों द्वारा की गई थी, माननीय न्यायाधीशों द्वारा इस मामले में। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि निरुद्ध के दौरान कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, बंदी की दशा में व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त होता है। आर्टिकल 22 के द्वारा ये फंडामेंटल राइट्स के तौर पर रखा गया कि बंदीकरण की दशा में कुछ चीज़ों को व्यक्ति को मिलता है कि ये चीज़ें उसको मिलनी ही चाहिए बंदीकरण की दशा में, क्योंकि हालांकि वो व्यक्ति बंदी जरूर है, हालांकि वो व्यक्ति अफेंडर जरूर है, लेकिन उसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लिव विद डिग्निटी का भी अधिकार प्राप्त होता है। तो ये सारे मामले थे। तो आइए देखते हैं इसमें कुल मिला के मामला क्या था। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने की बात आई। सेक्शन 8, 7, 10, 11, 12, 13, 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। उसके बाद फिर कहा गया कि आर्टिकल 13, 19, 21, 22, 20 law relating to preventive detention whether infringes fundamental rights as to freedom of movement, whether subject to judicial review as to reasonable under article 19(5). जैसा कि आप जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है जुडिशियल रिव्यू। और उन्होंने कहा कि ये जो भी डिटेंशन के लॉज बनाए गए हैं, क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे, और जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो फिर इनको चेक किया जाए कि जो 19(1) सब क्लॉज 5 के अंतर्गत जो आवास संचरण की स्वतंत्रता दी गई है वो, फिर 21 में जो जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है वो, फिर 20 में जो आप देखेंगे सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जीओ पार्टी, इनके लिए जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो, और फिर 22 में जो बंदीकरण की अवस्था में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति को प्राप्त हैं, जो अधिकार उसे प्राप्त हैं, जो उसे मिलने ही चाहिए बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कोई ऐसा कोई काम हो जाए कि जो लेजिस्लेचर है वो कोई ऐसा नियम बना दे कि भाई इन फंडामेंटल राइट्स से इनको हटाया जा रहा है सभी नागरिकों को एक साथ, या उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे उसके फंडामेंटल राइट हटाए जा रहे हो, उससे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ऐसा क्या था? उसके बाद साथ ही साथ स्कोप ऑफ आर्टिकल 19 राइट ऑफ फ्री मूवमेंट एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, इस पर भी प्रश्न उठा था कि जो ये अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हुआ है इसमें कितनी हद तक है, कहाँ तक प्राप्त है। उसके बाद फिर नेचर एंड इंसिडेंट्स ऑफ आर्टिकल 22 वेदर कंप्लीट कोड एज टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए 1950 में जो लॉ इनेक्ट हुआ था उसके जो परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 22 है वो कहाँ तक वो वैलिड है, कहाँ तक वैलिड नहीं, वैलिडिटी चेक करने की बात आई थी। और वैलिडिटी आप कहाँ चेक होती है आप जानते हैं, आर्टिकल 13 में, इसलिए आर्टिकल 13 की बात इसमें की गई कि जब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर की बात होती है तो वहाँ पर यही वैलिडिटी चेक होती है। वहाँ पर कहते हैं ना, एक कितने प्रकार के लॉ की बात होती है, एक वो लॉ जो संविधान बनने से पूर्व प्रचलित थे, एक वो लॉ जो संविधान के बाद बनेंगे, और एक अमेंडमेंट्स, इनकी बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें चर्चा का विषय थी। तो उसी के अंतर्गत ये चर्चा की बात की गई कि जो आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो डिटेंशन के समय अधिकार प्राप्त है उसमें क्या कोई इन्फ्रिंजमेंट है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उसके द्वारा, ये बात की गई। उसके बाद फिर बात की जाती है स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 21, और उसमें दो शब्द का, वर्ड लॉ और वर्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसमें जो कोर्ट का वर्डिक्ट था उसके लिए कहेंगे कि जो 5 जजों की पीठ थी, एक तो जस्टिस एच.जे. कानिया, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, साथ ही साथ बी.के. मुखर्जी, एम.सी. महाजन, एम. पतंजलि शास्त्री, सुधीर रंजन दास और मुर्तज़ा फजल अली।
तो इसमें सुधीर रंजन दास और मुर्तजा फजल अली ने जो है अपना विरोधाभासी रवैया अपनाया था और 3-2 के से ये जजमेंट आया था। और इसमें जो जजमेंट आया था उसमें कोर्ट ने ये कहा कि द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 विथ द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 14 thereof did not contravene any of the articles of the constitution, and even though section 14 was ultra vires in as much as it contravened the provision of article 22 of the constitution, as this section was severable from the remaining section of the act, the इनवैलिबिलिटी ऑफ सेक्शन 14 डिड नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। तो आप यहाँ देखते होंगे, अब यहाँ पर एक शब्द आया, देखिए अभी आपने सेवरेबिलिटी की बात आई, हमने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 13 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात आएगी। पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत कि अगर कोई एक्ट बना है, उसका कोई एक पार्ट, कोई एक सेक्शन, कोई एक सबसेक्शन जो कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उससे अल्ट्रावायरस है, उसके वायलेटिव है, तो उसको हटा करके बाकी शेष जो एक्ट होगा उसको रन कराया जाएगा। तो वही यहाँ पर कहा गया कि जो आर्टिकल 14 है, हालांकि वो अल्ट्रावायरस है, लेकिन उसके अल्ट्रावायरस होने से, उसके फंडामेंटल राइट्स के कंट्रावेंशन में होने से ये नहीं होता है कि पूरा एक्ट जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। इसलिए ये 14 को हटाया जाता है और 14 ने जब उचित संशोधन करके उसे संविधान के भाग 3 के अनुरूप कर लिया जाएगा, यानी कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 22 के अनुरूप कर लिया जाएगा, तो उसे भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में उसे शामिल किया गया है। तो ये बात थी। और दूसरा जो प्रश्न था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, इसके लिए चीफ जस्टिस H.J. कानिया जी का ये कहना था कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इंडिया में है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से अलग है। अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, लॉ इनेक्टेड बाई लेजिस्लेचर, इसकी बात करता है, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है, और ये पूरी तरीके से ब्रिटेन से प्रभावित है। इसलिए हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर नहीं जाएंगे, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है। तो यहाँ पर पहली बार संविधान बनते ही आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ लिया गया था उसकी व्याख्या 5 जजीय बेंच ने की, और उन्होंने ये कहा कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका से भिन्न है, और ये इंग्लैंड के प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ पार्लियामेंट्री सिस्टम से है। और इसका अर्थ ये है कि द लॉ विच इज इनेक्टेड बाई लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली और एनी अदर अथॉरिटी विच इज कॉल्ड स्टेट अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। तो ये था पूरा मामला, और उसके बाद फिर जो है उनका जो डिटेंशन था, उनको डिटेंशन से मुक्त कर दिया गया था, और इस प्रकार से इस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। तो दोस्तों ये था मामला A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, जिसमें कि मुख्यतः प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और उसके साथ साथ संविधान के आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 और 22, साथ ही साथ 32 में किस प्रकार से वो गए थे रिट पिटीशन में, उसकी बात की गई, और 32 इसलिए क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का भी बात था। तो इसलिए ये सारे मामले थे, और इसमें इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। और बाद में जो कि हालांकि अभी आप देखेंगे आगे आने वाले जो और लैंडमार्क केसेस हैं उसमें इसमें परिवर्तन भी हुआ है। बाद में ये स्वीकार कर लिया जाएगा कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो सेम एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ अमेरिका है। अभी लेकिन आगे उसमें चर्चा करेंगे जब हम मेनका गांधी केस की बात करेंगे, जब हम केशवानंद भारती केस की बात करेंगे। तो आप जरूर जुड़े रहिए, और आपसे निवेदन है कि आप लगातार इस वीडियो को शेयर करिए और प्रतिदिन अब इसको देखिए, क्योंकि हम एक न एक केस से संदर्भित वीडियो लेकर के आपके लिए प्रतिदिन आएंगे लैंडमार्क केस के लिए। तब तक के लिए हमें विदा करिए, धन्यवाद।